Good afternoon, everyone. So we will be doing the revision from today onwards, and I'll be doing topic-wise revision. Today I've taken the topic cell or the basic fundamental unit of life, right? In that you know that who discovered the cell? रॉबर्ट हुक, है ना. प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप्स थे, आज की तरह के हाईली सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप्स नहीं थे उनके. एंड यू विल बी शॉक टू नो कि उनके माइक्रोस्कोप में लाइट आने के लिए वो रात के समय में मिट्टी के तेल का लैम्प, छोटी सी डिब्री जिसको बोलते हैं, इवन वो लगा के देखते थे. तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन द इट वाज समथिंग लाइक हनी बीज कोम, है ना. छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे. तो लैटिन वर्ड था सेल्यूली, जिसका मतलब होता है एक कंपार्टमेंट, और उससे सेल की डिस्कवरी हुई. रॉबर्ट ब्राउन आए, देन पुरकिंजे आए, पुरकिंजे डिस्कवर्ड द प्रोटोप्लाज्म, है ना. उस तरह से सेल की हिस्ट्री हुई. आपको मैं सजेस्ट करूंगी, बताती जा रही हूँ किस तरह से आपको पढ़ना है. आप एक पेज पे होमवर्क आज का होगा कि जितनी भी क्रोनोलॉजिकली डिस्कवरीज हैं, क्रोनोलॉजी मतलब क्या हुआ, डेट वाइज, है ना. पहले सेल की डिस्कवरी हुई, फिर रॉबर्ट ब्राउन ने उसको और लिविंग सेल्स में देखा, पुरकिंजे ने उसको नाम दिया प्रोटोप्लाज्म, है ना. उसके बाद में आपको उसके बाद में सेल थ्योरीज आई. व्हाट वाज द सेल थ्योरी? इट वाज गिवन बाय स्लाइडेन एंड श्वान. Then somebody else also added one point into it. So who added? Somebody said the name. Robert Brown ने न्यूक्लियस करा था ना. हाँ बताओ. वर्चाव, रूपर्ट वर्चाव has also added. And now we have two postulates. अगर postulate लिखकर आ रहा है क्वेश्चन पेपर में तो क्या मतलब है कि सेल थ्योरी के फैक्ट्स क्या हैं, उसको साइंटिफिक वर्ड दे दिया postulates. तो अगर लिख के आता है क्वेश्चन पेपर में what are the postulates of the cell theory, please do not get confused. ठीक है. postulates मतलब आपको बताना है कि सेल थ्योरी क्या है. तो what is the first point of the cell theory? That each new cell arises from the pre-existing old cells, है ना. ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब अगर जैसे ये रूम है, इस रूम की बेसिक यूनिट क्या है? ब्रिक्स, है ना. ये कमरा किस चीज का बना हुआ है? ब्रिक्स का बना हुआ है ना. अगर मैं बोलूँ ये पेन है हमारी, तो इस पेन की बेसिक यूनिट क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं, पॉलीमर्स, जो प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स हैं वो हुए. तो उसी तरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्ट्रक्चरल यूनिट, मतलब वो किस चीज के बने हुए हैं. ब्रिक क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट है. दो शब्द आ रहे हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट. ठीक है. सो ब्रिक सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल तो आपको समझ में आ गया होगा कि चाहे नीम का पेड़ हो, अमरूद का पेड़ है, मधुमक्खी है, बैक्टीरिया है, ह्यूमंस है, एलिफेंट है, सबकी बॉडी किस चीज की बनी हुई है? सेल. इतनी बात तो समझ में आ गई. स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है. फंक्शनल यूनिट क्या होती है कि जो भी बॉडी में फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली कहां पर होते हैं? सेल के अंदर. ठीक है. तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज अ सेल. ये क्लियर है सबको? इतनी बात. तो अगर आता है कि पहला तो आएगा हु गेव द सेल थ्योरी. हु गेव द सेल थ्योरी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं हु प्रोपाउंडेड द सेल थ्योरी. ये भी वर्ड आ सकता है. तो आपको बुक की रीडिंग करनी है. हु गेव द सेल थ्योरी या हु प्रोपाउंडेड. तो प्रोपाउंडेड मतलब प्रपोज करी, किसने दी. तो बात वही है कि हु गेव द सेल थ्योरी, स्लाइडेन, श्वान एंड वर्चाव. ठीक है. 2 पॉइंट्स ये हो गए. अब जब हम लोग सेल पढ़ने चलते हैं तो पहले हम
ये जानेंगे कि एक सेल से दूसरे सेल, हम लोग की बॉडी कितनी 63,000 ट्रिलियन सेल्स की बनी होती है, 63 खरब सेल्स की ह्यूमन बॉडी, एवरेज ह्यूमन बॉडी बनी हुई होती है, ठीक है। और हर सेल फंक्शनल है ना। तो कोई भी सेल से जो मटेरियल का ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, 2 वर्ड आप पढ़ेंगे। डिफ्यूजन सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होता है। डिफ्यूजन हमेशा या इवन ऑस्मोसिस हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगी, है ना। तो जैसे हीट का ट्रांसफर है, ये सॉलिड है, ठीक है। हीट हम यहाँ पर देंगे, ये मेटल रॉड है मान लीजिए, हीट हम यहाँ पर देंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ भी ये हिस्सा भी गर्म हो जाएगा। तो हीट का ट्रांसफर कहाँ से हो रहा है, ज़्यादा गर्म से कम गर्म की ओर, ठीक है। ये सॉलिड में हो गया। लिक्विड भी आप कहीं पे भी जहाँ पर ज़्यादा लिक्विड होगा वहाँ से ही कम की ओर फ्लो करेगा। कि उल्टी गंगा बहती है क्या? नहीं, हमेशा जहाँ पे ज़्यादा लिक्विड है उधर से ही कम की ओर जाएगा। गैस में भी यही होती है कि अगर मैं यहाँ पर अभी एक अगरबत्ती जलाती हूँ, थोड़ी देर के बाद आपको खुशबू उस कॉर्नर में भी पहुँचती है। किसी ने वहाँ पर एक बम पटाखा छुटाया, थोड़ी देर में आपको बारूद की स्मेल यहाँ आ गई, है ना। आपको समझ में आ गया किसी ने बम या क्रैकर्स बर्स्ट करे, ठीक है। तो ये गैस, ये डिफ्यूजन हुआ, ठीक है। अब बात आती है ऑस्मोसिस की। बहुत जरा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, डिफ्यूजन के लिए किसी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। ऑस्मोसिस पहली चीज लिक्विड में हो रहा है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। तो जो हमारी सेल की बाउंड्री वॉल है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये सेमी परमिएबल है, हमारी स्कूल की बाउंड्री वॉल की तरह है। हर कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता है, और जब तक स्कूल नहीं चाहेगा आप अपनी मर्जी से बाहर भी नहीं जा सकता। तो ये जो आना जाना हुआ, ये क्या हुआ, ये हो गई ऑस्मोसिस। और अगर आ गया कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, यू कैन राइट दिस दैट डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन सॉलिड लिक्विड्स एंड गैस, वेयरएज osmosis takes place mostly in the liquid. In diffusion, semi-permeable membrane is not required. For osmosis, semi-permeable, semi मतलब जो सबको कुछ लोगों को रोके, कुछ को आने जाने दे, permeable मतलब आने जाने दे, ठीक है। तो semi-permeable membrane is a must in the case of osmosis. तो अब हम लोग सेल पे वापस आते हैं कि सेल्स में इस तरह से जो गैसियस एक्सचेंज या लिक्विड का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, राइट। तो ये कैसे होता है, ये डिफ्यूजन, ये ऑस्मोसिस के द्वारा होता है, क्योंकि सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन है। तो इसमें 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज 3 सिचुएशंस, राइट। You have the rough copy, you can keep on making your notes, and that's it. So first case is, suppose this is a beaker I have taken, right, and inside this there is a raisin, okay. Now what happens, there is water here, राइट, और बीच में किशमिश है, ठीक है। आपको ये पानी है और अंदर किशमिश है, उसमें थोड़ा तो लिक्विड होगा ही। आप खाते हो बिल्कुल सॉलिड चॉकलेट की तरह तो नहीं होती है ना, कि सॉलिड होगा तो वो स्टोन होगा, टूटेगा ही नहीं। तो किशमिश अगर सॉफ्ट है, आप उसको हाथ से भी क्लियर कर पा रहे हो, मतलब थोड़ा पानी तो है ही है। तो पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा किधर है, किशमिश के बाहर। किशमिश को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिन, राइट। सो रेजिन से
वाटर की कंसंट्रेशन किधर ज्यादा है? रेजिन के अंदर पानी ज्यादा है कि इधर पानी ज्यादा है? हाँ, बाहर ज्यादा पानी है, तो ये क्या हो गया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. व्हाट इज दिस? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. It is dilute. Yes, it is dilute. बेटा there are few new students जिन्होंने कभी शायद ऐसी क्लासेस नहीं अटेंड करी हैं, तो for them I am trying to be speaking the layman's language, right? अब कोई भी जब सॉल्यूशन बनता है, ये मैं थोड़ा अलग हट के जा रही हूँ, कोई भी जब सॉल्यूशन बनता है, whenever we talk about any solution, Whenever we are talking about any solution, कोई भी solution दो चीजों से मिलके बनता है, ठीक है? हमने क्या लिया, एक ग्लास में हमने डाला चीनी और हमने डाला पानी, चलो सफेद पानी हो गया, ठीक है? तो जो चीनी है वो क्या है? हमारा सॉल्यूट. व्हाट इज दैट? सॉल्यूट. जब हम चीनी का शरबत बना रहे हैं, ओके, सो इसमें जो शुगर पार्टिकल्स हैं ये क्या है? ये है सॉल्यूट, और जो पानी है वो क्या है? सॉल्वेंट. सॉल्वेंट, SOLVENT. Solute and solvent together makes a solution. All right. तो solute and solvent, solute जो solid चीनी नमक जो भी हम बोलते हैं, solvent जो भी उसमें liquid होता है, ठीक है? दोनों का मिला के solution हुआ. क्योंकि हम ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं, हम लिक्विड की कंसंट्रेशन की बात करेंगे, ठीक है? तो हाइपोटोनिक, हाइपो का क्या मतलब हुआ? ग्रीक वर्ड है कम. सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, पानी जो है वो ज्यादा है, वो क्या हो गया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. तो जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, इसमें बाहर पानी ज्यादा है, अंदर पानी कम है ना? तो मूवमेंट किधर होगा? और ये जो किशमिश की वॉल है, ये सेल है ना, ये क्या है? ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. तो वाटर का मूवमेंट किधर होगा? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है? बाहर से अंदर की तरफ होगा. और क्या होगा? किशमिश जो है वो स्वेल कर जाएगी. पानी एब्जॉर्ब कर लिया, स्वेल कर जाएगी. ये क्वेश्चन आता है. ये क्या कर गई? स्वेल कर गई. क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस किधर की तरफ हुई? अंदर की तरफ हुई. वी गॉट अ न्यू वर्ड, एंडोस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या हुआ यहाँ पे? एंडोस्मोसिस, अंदर की तरफ मूवमेंट हुआ. व्हाट इज दिस? एंडोस्मोसिस. ठीक है? तो आप नोट्स में लिखिए, whenever there is a hypotonic solution, movement will be always from outside to inside, and this will be known as endosmosis. And whatever is kept there will swell. अगर किशमिश अंदर रखी है वो स्वेल कर जाएगी, अंजीर अंदर रखी है वो स्वेल कर जाएगी, छुआड़ा आपने देखा होगा दूध में डालते हैं वो स्वेल करके सॉफ्ट हो जाता है. होता है कि नहीं होता है? Give me another example of endosmosis from the kitchen. हाँ? आमंड, चने, मूंग, खीर में जो किशमिश होती है, खीर की किशमिश स्वेल करी होती है ना? क्यों? क्योंकि खीर दूध की बनी है, दूध लिक्विड है, तो बाहर से पानी का मूवमेंट किशमिश के अंदर हो गया, एंडोस्मोसिस हो गई, और रेजिन विल स्वेल. छोले, राजमा, स्प्राउट्स, सूखे चने डालिए आप, वो सॉफ्ट हो जाते हैं क्योंकि पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो. तो एब्जॉर्ब कहाँ पे हो रहा है? वहाँ पे स्वेल कर रहे हैं, वहाँ पे
ऑस्मोसिस हो रही है, सॉल्यूशन क्या है? हाइपोटोनिक। ठीक है, चलो शैल वी मूव? ओके लेट्स मूव। सबको सुनाई पड़ रहा है? द अदर साइड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। ओके लेट्स मूव टू another situation. Another situation is like this. I have taken and I have kept something inside the molecules of water inside and outside. मैं बना रही हूँ, रुको जरा पानी का कलर दे दूँ। जो भी दोनों सॉल्यूशंस हैं, है ना, inside the cell the number of water molecules 5 or 6, outside also suppose it is 6 only. तो concentration अंदर और बाहर सेम है, इसको क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक। क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऑलराइट, आइसोटोनिक, आइसो अगेन ग्रीक ओरिजिन वर्ड। हमारी साइंस में ज्यादातर वर्ड्स ग्रीक ओरिजिन के हैं, तो अगर आपको वर्ड्स की मीनिंग पता होगी तो आपको उसका डेफिनेशन निकालने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। आइसो मीन्स इक्वल, यानी वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड बिल्कुल इक्वल है। तो क्या मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि पानी हो और मूव ना करे, होगा, लेकिन जितना इनसाइड होगा उतना ही आउटसाइड भी होगा, इक्वल मूवमेंट होगा। लेट्स टेक दिस, ठीक है। इफ टू मॉलिक्यूल्स आर गोइंग इन, वाटर मॉलिक्यूल्स, टू मॉलिक्यूल्स विल मूव आउट, सो नेट मूवमेंट इज 0। बात समझ में आ रही है? नेट मूवमेंट वाटर का 0 है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, तो यहाँ पर नेट मूवमेंट वाटर का क्या है? 0 है। देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर, इसलिए इसके साइज में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। देयर विल बी नो चेंज इन द साइज ऑफ द substance kept inside this water. This is isotonic solution, right? अब हम लोग चलते हैं हमारा, so this all happens inside our body. आप एक दिन पानी कम पीजिए, आपके बॉडी का वाटर कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, है ना? चेंज हो जाएगा। And you will start suffering. That is why ladies, if they do not bring water, जैसे छठ होने वाला है, अच्छी बात है, मौसम बहुत अच्छा हो गया, अच्छा नहाए खाए, है ना? तो इसीलिए उनको दिक्कत होती है, क्योंकि उनके बॉडी का जो वाटर कंसंट्रेशन है, बैलेंस है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। Now I'll move to the third solution. थर्ड सॉल्यूशन में हमने क्या किया? अंदर हमने एक ग्रेप रखा। ग्रेप में पानी ज्यादा है, आपको पता ही होता है ना? ग्रेप, इनसाइड द ग्रेप वाटर कंसंट्रेशन इज मोर। और हमने बाहर की ओर जो सॉल्यूशन रखा, इसमें हमने खूब सारा नमक मिला दिया या खूब सारी चीनी की चाशनी रख दी, ठीक है? दिस इज अ लेस वाटर मोर सॉल्यूट, ठीक है? यहाँ पर अगर सपोज ब्लैक कलर से मैं वाटर कर रही हूँ, तो अंदर पे वाटर की कंसंट्रेशन, ऑब्वियसली आपको समझने की बात है कि ग्रेप है, उसमें वाटर ज्यादा होता है, और बाहर हमने शुगर का कंसंट्रेशन, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रखा। अब किधर होगा वाटर? एंड दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज hypertonic. What do we call it? We call it hypertonic solution. Hypertonic. ठीक है? So concentration of water is more inside the grape than it is in the beaker. What do you think? Where will be the movement of water? किस डायरेक्शन में होगा? outside Outside, है ना? Water concentration, yeah.
water concentration is more inside, so movement of water will be more towards the outside. थोड़ा बहुत inside हो रहा होगा, लेकिन maximum net movement क्या है, outside जाता है. This situation is known as exosmosis. Exosmosis. Right? Movement is outwards. क्या हो जाएगा, जब मूवमेंट इसका सारा पानी ही निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, shrink. So when we keep something in a hypertonic solution, that thing shrinks, and same thing happens in the case of plasmolysis. Plasmolysis में क्या होता है, water exosmosis हो जाती है, water moves outside and the cell shrinks and dies. ठीक है, तो ये आप तीनों घर में करके आराम से देख सकते हैं. एक अंगूर लीजिए, उसको पूरी रात खूब थिक खूब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन में रखिए, आपको अगले दिन इफेक्ट बिल्कुल दिखेगा. श्रिंक थोड़ा सा ग्रेप आपको दिखेगा. आई हैव ट्राइड. ठीक है, सो दीज आर द 3 सॉल्यूशंस चिल्ड्रन, एंड डेफिनेटली देयर विल बी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. सो प्लीज कीप ऑन नाउ प्रिपेयरिंग योर नोट्स, and next term we'll discuss another topic. All right, thank you very much. Thank you, ma'am.